नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज आपको हमारे इस YouTube चैनल को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हो रहा होगा कि अचानक से इस चैनल का नाम कैसे चेंज हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माय व्यूअर्स कि आपके प्यार, आपकी सपोर्ट और आपकी डिमांड पर हमने अपने चैनल को चैनल का थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया है, जिससे अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सारी चीज़ें, कई सारे सब्जेक्ट्स का मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और आपको अपनी तैयारी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली सीरीज़ पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसमें होता क्या है कि सूर्य से आने वाली किरणें, है ना, जब जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब किसी ऐसे एरिया में जब हम कि डायरेक्ट सनलाइट हमारी वनस्पतियों पर ना पड़े, तो हम एक ग्लास का इस तरीके से कवर करके एक हाउस टाइप का या कोई एक ऐसे डिब्बे टाइप का एक एरिया बना देते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि सनलाइट जो आती हैं तो वो ऊपर की उसको सरफेस को गर्म कर देती हैं और वो गर्माहट पेड़ पौधों तक चली जाती है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है कि जो हीट होती है वो अंदर एकदम लॉक हो जाती है और बाहर नहीं जा पाती है। तो इससे क्या होता है, जो अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे हमारी धरती कैसे इफ़ेक्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए अगर हम अपनी जो अर्थ है, अर्थ को हम थोड़ी देर के लिए एक ग्लास हाउस जैसा माने, तो सन की रेज़ जब हमारी अर्थ पर पड़ती हैं तो अर्थ पर जो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या कई सारी गैसेस होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो परावर्तित नहीं हो पाती है, वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है। जैसे कार्बन हैं, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, इन सब की वजह से तो होता क्या है कि धीरे 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 जो अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या है वो बढ़ता चला जाता है। और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि अर्थ पर पड़ने वाला जो वाटर लेवल है, जो सी लेवल है, वो जो है वो गर्म होता चला जाता है। अर्थ पर पाए जाने वाले जो ग्लेशियर्स होते हैं वो उनकी जो मेल्टिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि पानी जो है वो ओशंस में ज़्यादा आने लगता है। और इसका भविष्य में परिणाम क्या हो जाएगा, अगर इसी दर से हमारे ग्लेशियर पिघलते रहे तो भविष्य में जो हमारे बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच में पाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे से देश हैं, जैसे मालदीव है, हमारा अंडमान निकोबार है, देश नहीं है वो, भारत का एक यूटी है, और आपका लक्षद्वीप है। तो ये छोटे छोटे जो टापूनुमा हैं क्षेत्र हैं, वो क्या है, भविष्य में इनके सर्वाइवल के लिए या इनकी एग्जिस्टेंस पर खतरा मंडरा रहा है और ये डूब भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इफ़ेक्ट भी बताया। और ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आप सब लोग आजकल अवेयर हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, कभी भी वेदर में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा कल्टीवेशन के जो मंथ्स होते थे वो शिफ्ट हो रहा है, पूरा एक तरीके से क्लाइमेट शिफ्टिंग चल रही है। तो दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसका एक बार हम परिभाषा के रूप में अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित प्राकृतिक जैसे कि भी मैंने आपको सूरज का जो एग्जाम्पल दिया वो था, और कृत्रिम में जैसे मानव निर्मित, है ना, मानव ने जैसे जो भी हमारी ऑटो टैक्सी वगैरह चल रही हैं, जो भी हमारा जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, मशीनरी होती है, ठीक है, तो इन सब से जो उत्सर्जित होने वाली गैसेस होती हैं वो भी सन जो हीट है उसको लॉक करने का काम करती हैं। तो एक प्राकृतिक हो गया और एक मानव निर्मित हो गया। दोनों प्रकार की गैसें जो अवरक्त विकिरण का अवशोषण और पुनरुत्सर्जन दोनों कार्य करती हैं, यही प्रक्रिया वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसमें CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन गैस, O3 यानी ओजोन गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वहाँ पे उन्होंने पहले 4 ऑप्शन दे दिए, CO2 भी दे दिया, CH4 भी दे दिया, आपका ओजोन भी दे दिया और जलवाष्प भी दे दिया। अब वो कूट में आपको क्वेश्चन देंगे कि निम्न में से सही कौन सा है।
तो ऑप्शन देंगे 1 और 2 आर करेक्ट, 1 2 सही है, या 1 2 3 सही हैं, 1 और 3 सही है, या ऑल ऑफ द अबव। तो समटाइम्स बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि जलवाष्प थोड़ी कोई गैस है, वो थोड़ी ना ग्रीन हाउस गैसेस है, तो क्या कर देते हैं कि 1 और 2 3 को लोग करेक्ट कर देते हैं, जबकि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाईलाइटेड है अवरक्त विकिरण। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, अवरक्त विकिरण क्या है। अवरक्त विकिरण, इनमें ऐसे प्रकाश को शामिल किया जाता है जिसकी तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में लाल रंग से अधिक परंतु सूक्ष्म तरंग विकिरण की अपेक्षा छोटा होता है। अवरक्त विकिरण को ताप अथवा ऊष्मा माना जा सकता है। पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और बादलों से अवरक्त विकिरण उत्सर्जन होता है। तो आप इस पूरी लाइन को रट लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बना था कि निम्न में से किन किन से विकिरण, अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन में पृथ्वी की सतह है, वायुमंडल है, बादलों, इन सभी से अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इन्हें पार्थिव विकिरण अथवा तरंगदैर्घ्य विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पार्थिव विकिरण आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, अवरक्त विकिरण को पार्थिव विकिरण से ही संबोधित किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इसमें ज़रा ये तरंगदैर्घ्य वगैरह ये लाल रंग आया है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेनबो होता है ना, वी ऑल आर अवेयर दैट रेनबो हैव 7 कलर्स। ये देखिए 7 कलर्स में रेनबो, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो विविग्योर बनता है, VIBGYOR। लेट मी एक्सप्लेन इट्स कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें क्या होता है, जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ पर बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। ठीक है, यानी बाएं से दाएं बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती चली जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अब लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसमें रेड कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेड कलर जो होती है स्टॉप के लिए, जो उसका साइन होता है एकदम से रुक जाइए, तो उसमें हमारा रेड कलर यूज़ होती है ताकि दूर से दिखाई दे। अगर हम इनमें से कोई सा भी और कलर यूज़ करेंगे तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, तो क्या होगा, धूप से या दूर से वो हमें एग्जैक्ट नहीं दिखेगी, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, एक्सीडेंटल जो है वो मतलब एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर यूज़ किया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। एक सेकेंड अभी बताती हूँ, आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों होता है। तो आकाश का, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो नीला प्रकीर्णन की क्रिया की वजह से होता है। ठीक है, प्रकीर्णन की क्रिया की वजह से। अब प्रकीर्णन, जैसा कि मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि बाएं से दाएं जब हम चलेंगे तो रेड कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य इन कलर्स की क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब हम दाएं से बाएं चलेंगे तो यहाँ पर इनका प्रकीर्णन की मात्रा जो है वो इन कलर्स की ज़्यादा होगी इन कलर्स की अपेक्षा। तो यहाँ पर वॉयलेट और इंडिगो, इस नीले कलर की जो आसमानी नीला रंग है इसका प्रकीर्णन दर ज़्यादा होती है, इसीलिए ये आपकी आकाश का रंग नीला कर देता है। वो प्रकीर्णन की प्रक्रिया क्या होती है आगे वाले वीडियो में हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। IPCC, दोस्तों आपको संस्थाएं याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रमुख संस्थाएं होती हैं, जैसे WHO है, आपका WTO भी कभी कभी पूछ लेते हैं, WMO भी है, UNEP है, WWF है ना। तो आप इन संस्थाओं के बारे में बिल्कुल अवेयर हो जाइए, इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एक ना एक बार पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं IPCC की। IPCC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस दल की स्थापना 1998 में, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, 1998 में यूनेप और WMO के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। यहाँ पर यूनेप और WMO को भी जानना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिए। स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है तो 1998, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो बॉन्ड बॉडीज़ हैं वो हैं यूनेप और WMO। यूनेप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी में है। और एक क्वेश्चन जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि यूनेप कौन सी बुक जारी करती है, तो ये ब्लू बुक जारी करती है, ब्लू बुक। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, कभी जानते होंगे कि रेड लिस्ट एक संस्था है वो जारी करती है, जो जितने भी संकटग्रस्त हमारे प्राणी हैं तो उनको रेड लिस्ट में जगह दी जाती है। तो वो रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वो जारी की जाती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो वो जारी करती है रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक जिसे हम कहते हैं। तो यूनेप जारी करती है ब्लू बुक और IUCN जारी करता है रेड लिस्ट। अब आप लोग थोड़ा सा ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम गचर गचर कर देती हैं पूरा, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। आई थिंक मेरी वॉइस एकदम क्लियर है और आप तक मैं सही चीज़ को कन्वे कर पा रही हूँ, इतना आई गेस काफ़ी है। और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, आपके हर एक क्वेरी का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, WMO को समझ लेते हैं। WMO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो कुछ विशेष हेडक्वार्टर्स और उनकी संस्थाएं और उनके हेडक्वार्टर्स की हम एक स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे, तो आप परेशान मत होइए, अभी के लिए थोड़ा सा इतना समझ लीजिए जिससे आपको मोटा मोटा एक पता चल जाए चीज़ों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंग्रोव कीचड़ युक्त ज्वारीय सागर के तटवर्ती भागों के समीप प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहते हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो दलदलीय एरिया हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो काफ़ी घनी घनी जड़युक्त जो वनस्पतियाँ होती हैं वो उगाती हैं तटवर्ती भागों में, और ये प्राकृतिक रूप से उगती हैं। ठीक है, इसमें इनकी विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है कि ज्वारीय वन में या समुद्र में होने वाली कोई भी हलचल होती है या समुद्र की ऊंची ऊंची तरंगें होती हैं तो उनसे क्या होता है, ये इन तरंगों को थोड़ा सा बाधित करने का काम करते हैं, उनका अवरोधक का काम करते हैं, जिससे कि ये तरंगें यहाँ से ईजिली पार नहीं हो पाती हैं और जो मैन मेड एरिया है या जो बसावट का क्षेत्र है उसको नुकसान कम पहुँचता है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि 2004 में एक बहुत ही बड़ी एक त्रासदी हुई थी जिसे सुनामी का नाम दिया जाता है, उस सुनामी को के लिए अवरोधक के तौर पर बहुत बड़ा काम इन मैंग्रोव वनस्पति ने किया था, क्योंकि इनके वजह से जो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उठी थी तो उनसे इंडिया, अगर मान लीजिए ये ना होती तो वो डायरेक्ट हिट कर जाती उस जो लोकलाइज्ड एरिया है या जहाँ पर बसावट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का अच्छा है, तो उसमें कितना तबाही होता, कितना हमारे आर्थिक और जो भौतिक है वो नुकसान हो जाता, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। फिर भी उस सुनामी की त्रासदी को काफ़ी हद तक मैंग्रोव वनस्पति ने रोक लिया, क्योंकि इनकी जो घनी घनी जड़ें होती हैं उससे पानी जो होता है वो टकरा जाता है। पानी टकरा जाता है तो क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो मैंग्रोव वनस्पति का होना लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है कि नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में क्या होता है। तो इसमें होता ये है कि जो अमोनियम आयन्स जो होते हैं वो नाइट्राइट के माध्यम से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा। अमोनिया आयन का नाइट्राइट के माध्यम से नाइट्रेट में बैक्टीरिया द्वारा परिवर्तन हो जाना नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो इसमें नाइट्राइट से किस में परिवर्तित हो रहा है? नाइट्रेट में। तो आपको ये थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन हो रहा है। वेटलैंड, आर्द्र भूमि। वेट और लैंड, आर्द्र भूमि, ये आर्द्र इस तरीके से भू सतह का ऐसा भाग जो स्थायी रूप से अथवा वर्ष के कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है,
आर्द्रभूमि कहलाता है। आप लोगों ने आमतौर पर देखे होंगे कई दलदली इलाके होते हैं, जैसे खेतों के आसपास भी हो जाता है, कई सालों से जहाँ पे पानी भरा हुआ है या कई महीनों से जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वो क्या होता है, एक दलदली क्षेत्र हो जाता है। नीचे तक की मिट्टी को वो एकदम से वो आर्द्र कर देता है, नमी युक्त कर देता है, और वहाँ पर कई सारे जो जीव जंतु होते हैं वो उनका एक आश्रय स्थल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इन आर्द्र भूमियों का क्या कंसेप्ट है और ये इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आर्द्र भूमि पर क्या हुआ, एक रामसर समझौता हुआ था। रामसर समझौता, अब आप कहेंगे कि ये रामसर क्या है, तो रामसर को अभी मैं समझाती हूँ, पहले हम एक बार ये पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। रामसर समझौते के अनुसार जो दलदली, कीट भूमि, प्राकृतिक एवं कृत्रिम ताजे एवं खारी पानी के जल में डूबे क्षेत्र आर्द्र भूमि की श्रेणी में आते हैं। ये जल के प्रदूषकों को साफ करते हैं और बाढ़ के जल के वेग को कम कर देते हैं। ये पोषकों से समृद्ध होते हैं और लगभग प्रत्येक प्रकार के जीवन को आश्रय देने में सक्षम होते हैं। तो परिभाषा से ही आप इसकी उपयोगिता को समझ गए होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम रामसर समझौते को देख लेते हैं। रामसर समझौता 1972 में हुआ था, और ये जो रामसर है वो ईरान का एक शहर है। जैसे हमारे यहाँ कानपुर शहर है, हमारे यहाँ झांसी और कई सारे शहर हैं, तो वैसे ही ईरान में एक रामसर शहर है। वहीं पर ये कन्वेंशन हुआ था 1972 में या 1971, उसी के अराउंड है। तो वहीं पर ये आर्द्र भूमि को लेकर के, आर्द्र भूमि को बचाया जाना, उसकी रख रखाव के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पर जो देश हैं उन्होंने बातचीत की थी और आर्द्र भूमि को बचाने के लिए कन्वेंशन साइन किया था, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि रामसर क्या है, तो आप कहेंगे ईरान का एक शहर है, और रामसर समझौता किससे संबंधित है, तो वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रामसर जो है उसमें वो क्या किस चीज़ के लिए उपयोगी होते हैं, तो वो जल के प्रदूषकों को भी साफ करते हैं, बाढ़ के जल के वेग को कम कर देते हैं, पोषकों से समृद्ध होते हैं, कई सारी जैव विविधता का आधार होते हैं, और प्रत्येक प्रकार के जीवन को आश्रय देने में सक्षम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत ने भी हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाएं। चूँकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है, क्योंकि जो 10 नई घोषित जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसमें से 6 जो होती हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश से ली गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के जीके के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और चूँकि इसमें 10 आर्द्र भूमियाँ, 10 एक बड़ी संख्या होती है आर्द्र भूमियाँ घोषित होने के लिहाज से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट का। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में कितनी वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया गया था, तो 10, संख्या में 10 हो जाएंगी। यूपी की 4 पूछ सकता है इनमें से कौन सी यूपी से संबंधित नहीं है, तो इसमें से आपको सबके नाम ज्ञात होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नंदुर महेश्वर, ये महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र में अब तक की पहली है। ठीक है, आर्द्र भूमि। केशवपुर मयानी, ये पंजाब की है। पार्वती उत्तर प्रदेश की है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश, ये उन्नाव में है। ठीक है, उन्नाव। समन उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, सांडी उत्तर प्रदेश, सरसई नरवार, ये भी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये पंजाब का है, और नांगल भी पंजाब का है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 पंजाब के 3 है, महाराष्ट्र का 1 है, तो हो गए 4, और 6 आपके यूपी के हैं, तो 6 4 10, तो टोटल 10 वेटलैंड्स डिक्लेयर। ठीक है, ये आपकी हो गई। आगे बढ़ते हैं। इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा, है ना। आप, मैंने एक अलग से स्क्रीनशॉट भी दिया है, आप पिक्चर्स भी देख सकते हो कि ये एक, देखिए कहीं से भी एक दलदली एरिया बन सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्पष्ट कीजिए। फोटोसिंथेसिस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन किसी ना क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से इसको डेराइव किया जाता है। तो जब तक आपको इसकी प्रोसेस पता नहीं होगी ना, तब तक आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो आइए प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एलिमेंट है वो है सनलाइट। विदाउट सनलाइट जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। सूर्य के प्रकाश को अपनी पत्तियों द्वारा अवशोषित करके वातावरण में उपलब्ध जो कार्बन डाइऑक्साइड है एवं जल
तथा क्लोरोफिल नामक पदार्थों से पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो अत्यावश्यक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट सनलाइट, सेकेंड वन CO2, वाटर एंड दिस क्लोरोफिल। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है इस तरीके से, इसमें 6 CO2 plus 6 H2O under the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 में ये कन्वर्ट हो जाता है, इट्स कॉल्ड ग्लूकोज, एंड देन फाइनली वी गेट ऑक्सीजन। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 से O2 बन जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित हो जाती है? ऑक्सीजन में। आगे बढ़े, ये देखिए चित्र के द्वारा पूरा स्पष्ट है। सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिल गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, पत्तियों ने किया और ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ओजोन, ओजोन इसका जो फॉर्मूला मतलब गैसियल स्ट्रक्चर होता है वो है O3। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के अणुओं के टूटकर मिलने से, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आया है कि ओजोन बनती है ऑक्सीजन के मिलने से, ऑक्सीजन के अणुओं के टूटकर मिलने से, या किसी केमिकल रिएक्शन से या कुछ। तो ऑक्सीजन के अणु पहले टूटते हैं, ऑक्सीजन होता है O2, पहले ये O2 बदलता है O+O में। ठीक है, उसके बाद ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है वो पुनः ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ जाती है, वो ये बन जाता है O3। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहले टूटता है फिर इसको ये जुड़ता है। ठीक है, इसकी टूटकर मिलने से होता है। इसकी परत वायुमंडल में किसकी? ओजोन की 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस ऊंचाई पर परावैंगनी किरणों के कारण पर्याप्त तापमान उपलब्ध होता है। अब ये 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो पाई जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आपको पिछली वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो उसमें आपने समझा होगा कि जब मैंने वायुमंडल में पाए जाने वाले कई सारे स्फीयर्स के बारे में आपको बताया था, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी जो ओजोन परत है वो पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। और क्योंकि अगर ये परावैंगनिक किरणों से के कांटेक्ट में डायरेक्ट अगर हमारी बॉडी आ जाती है तो स्किन कैंसर जैसी डिजीजेज हो सकती हैं ह्यूमंस को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो आंसर होगा समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, क्योंकि होमवर्क मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि आने वाली जो मेरी वीडियो है उस वीडियो में मैं कुछ इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस को बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करें इसके लिए। सबसे पहले तो ये शांत घाटी कहाँ पाई जाती है आपको ये पता लगाना है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है ये पता लगाना है आपको। आप इनके आंसर्स ढूंढिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार करिए हमारी अगली वीडियो का, और इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कैसे लगी आपको ये वीडियो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।